आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के बारे में स्टडी कर लिया है। उन वीडियोस को अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए, फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इसमें 2-3 चीज़ें ही अपने को देखनी रहती है। ठीक है, जिसमें ऑर्डर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब फिज़िकल स्टेट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेनली आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहल इन वाटर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अल्कोहल किस टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और उनके बेसिस पे कितने टाइप के रिएक्शंस वो शो करते हैं, इस बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखना है, अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन की कैसे वहाँ पे होगा, कहाँ पे एसिड चाहिए रहेगा, कहाँ पे बेस चाहिए रहेगा, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, थोड़ी सी बेसिक जानकारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमको यहाँ पे समझना है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्कोहल। फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में हम पहला जो चीज़ समझेंगे वो देखेंगे हम इनके कलर के बारे में। कलर, ठीक है, तो जनरली इसमें ध्यान में रखिएगा कि अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर कलरलेस लिक्विड्स। ठीक है, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, कलरलेस लिक्विड्स। ठीक, ऑर्डर का अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑर्डर माने स्मेल, ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो इनका ऑर्डर पंजेंट ऑर्डर होता है। जो लोअर मेंबर होते हैं, है ना, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल have pungent order and higher members are smellless। ठीक है, स्मेललेस होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो लोअर मेंबर हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, ये सभी पंजेंट ऑर्डर इनका होता है। पंजेंट माने एक अजीब टाइप का झंझनाहट युक्त जो ऑर्डर होगा उसको पंजेंट ऑर्डर बोलेंगे। और हायर मेंबर्स जो होते हैं दे आर ऑर्डरलेस। ठीक है, तो ये तो हो गया कलर एंड ऑर्डर के बारे में। इसके बाद हम यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट देखेंगे दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं से आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, एंड सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, इसको आपको मार्क कर लेना है। अब देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला चीज़ तो आप यहाँ पे याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द अल्कोहल आर हायर देन द कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड, कीटोन्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है। अगर हम एक ही टाइप के कंपेरेबल माने ऑलमोस्ट इक्वल मॉलिक्यूलर मास के एल्कोहल लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और कीटोन लेते हैं, तो एल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बाकी सबसे ज़्यादा होगा। तो उसका रीज़न क्या है कि एल्कोहल जो होता है ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जैसे देखिए ठीक है, ठीक। अब एक और यहाँ पे हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH2CH3, दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं, इथाइल अल्कोहल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक वीक बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस बॉन्ड की वजह से जो अल्कोहल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन ये है कि जब हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे अटैच रहे, डायरेक्टली या तो फ्लोरीन से या फिर ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से, इन तीनों में से किसी एक के साथ हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बाकी अगर हम एल्डिहाइड में बात करें तो एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड का तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। कीटोन के केस में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के केस में अगर हम एल्केन ले लें तो RH, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या ऑक्सीजन ही नहीं है, कार्बन एंड हाइड्रोजन बस है। तो इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एल्कोहल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा, ठीक है। अब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हम कंपेरिजन करते हैं किसका किसका, मान लीजिए मैंने लिया इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। इसके बाद लिया मैंने ब्यूटेन CH3CH2CH2CH3। इसके बाद मैंने लिया एल्डिहाइड CH3, एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, है ना, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब कीटोन ले लीजिए, प्रोपेनॉन ले लीजिए CH3, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इथाइल अल्कोहल का, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 24 30 46 होगा इसका, ये हो गया 46। यहाँ पे देख लो इसका कितना होगा 58, ठीक है। इसको प्रोपेन ले लेते हैं तो ठीक रहेगा, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि, तो इसको प्रोपेन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको प्रोपेन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। तो लगभग ऑलमोस्ट इक्वल है ना, ये हालांकि ये थोड़ा कम है। यहाँ पे देख लीजिए ये है आपका लगभग 2816 44, ठीक है। इसमें देख लीजिए 36 और 42 58, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब का मॉलिक्यूलर मास है, ये सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो इसका होगा,
because it is able to form hydrogen bond and rest of these three are not able to form hydrogen bond। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बाकी से ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का। अब एकदम से यहाँ पे 46 है और आपने मान लीजिए डेकेन ले लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेकेन का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इससे ज़्यादा होगा इथाइल एल्कोहल से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, ये तो एक फैक्टर हो गया। पहला चीज़ क्या हो गया, हमने यहाँ पे पहला पॉइंट देखा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज़ हायर देन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड, कीटोन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के जो एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे वहाँ पे इनका जो एल्कोहल का है वो ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल increases with increase in hydrocarbon chain। जैसे कि देखिए यहाँ पे CH3CH2OH ये हो गया। दूसरा यहाँ पे मैं लेता हूँ OH, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, OH है ना। उसके बाद मैंने ले लिया CH3CH2CH2OH। फिर मैंने ले लिया कि CH3CH2CH2CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे इनको हम नंबरिंग कर देते हैं। इट इज़ 1, इट इज़ 2 एंड इट इज़ 3। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहाँ पे चेन में सिर्फ 2 कार्बन है, यहाँ पे चेन में 3 कार्बन है और यहाँ पे चेन में 4 कार्बन है। ठीक है, मतलब 2, 3 एंड 4 कार्बन आर देयर। तो सबसे लार्जेस्ट चेन कौन सा हुआ, जिसमें 4 कार्बन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 3 का होगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हैज़ ग्रेटेस्ट and 1 has least melting point and boiling point। This will be the order of melting and boiling point। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखने वाली बात है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एज द हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीजेज द साइज एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेज एंड उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द हाइड्रोकार्बन चेन एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द वैन डर वाल्स फोर्सेस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल इंक्रीजेज। तो ये एल्कोहल में ही अगर हम कंपेरिजन करें तो वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको इसमें जो याद रखना है वो ये है कि जैसे जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है। लेकिन अगर चेन में ब्रांचिंग इंक्रीज हो गया, चेन में ब्रांचिंग इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस with increase in branching। ठीक है, ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि हम लेते हैं C5H11OH, ये 5 हो गया है ना, OH।
ठीक है, ये हम लेते हैं पेंटेनॉल होगा। अब इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक तो हमारा यहाँ पे होगा CH3 CH2 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 4 हो गए, CH2 और ये हो गया OH। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 5 7 9 11 C5H11 और OH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेंटेनॉल। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH3 CH2 OH, ये एक बन सकता है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक बन सकता है। दूसरा इसमें क्या बन सकता है, CH3 CH2। देखिए OH को हम अदर शिफ्ट करेंगे तो अलग केस होते जाएगा। OH यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है, इन दोनों में आ सकता है, बाकी तो ये दोनों फिर वही हो जाएंगे। ठीक है, तो OH को अगर हम शिफ्ट करें तो 2 आइसोमर्स और बन सकते हैं, लेकिन मैं OH को नहीं शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं ब्रांचिंग इंक्रीज करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे और भी इसके आइसोमर्स हो सकते हैं, मैं जो जितने बना रहा हूँ उसके अलावा। बना देंगे क्या, चलिए बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए और क्या हो सकता है, CH3 CH2, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया OH, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए और भी हो सकते हैं इसके आइसोमर, है ना, CH3 CH2 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 CH3, इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो OH। ठीक है, ये हो सकता है 1 2 3 4 5, ये हमने इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया। इसके अलावा यहाँ पे और क्या हो सकता है, CH3, लेकिन इनसे उतना ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब आपसे यहाँ पे बोला जाता है कि विच वन ऑफ दिस 3 हैज़ द हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर 1 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 2 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन स्ट्रक्चर 3। अब रीज़न क्या है कि स्ट्रक्चर 1 में बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है, एक नॉर्मल चेन है। अगर हम स्ट्रक्चर 2 का बात करें तो एक ब्रांच हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और स्ट्रक्चर 3 का अगर हम बात करें तो 3 ब्रांच, मतलब 2 ब्रांचेस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये दोनों सेम कार्बन पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट कार्बन पे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ब्रांचिंग यहाँ पे भी हो सकती थी, समझ में आता है ना बात। जैसे हम इसको यहाँ पे एक और ऐसा बना सकते थे, CH3 CH3 OH, ऐसा भी बनाया जा सकता था। तो यहाँ पे भी 2 ब्रांचेस हमको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होते जाएगी, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगा। रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि विद द इंक्रीज इन द ब्रांचिंग द सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया वांडर वाल्स फोर्स डिक्रीजेस। तो वांडर वाल्स फोर्स भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़े, जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे वांडर वाल्स फोर्स इंक्रीज होगा। लेकिन उसी में सिचुएशन में अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाता है, तो ब्रांचिंग इंक्रीज होने के कारण वांडर वाल फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और आपका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ले लीजिए। चलिए इरेज करते हैं ना। तो ये तो बात हो गया आपकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे हम सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 4th नंबर का, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर हम यहाँ पे
वाटर में बात करेंगे, ठीक है। अगर जनरली सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, यहाँ पे जनरली जो बात किया जाता है वो वाटर के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल देन द एल्डिहाइड, कीटोन एंड हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल देन द एल्डिहाइड, कीटोन एंड हाइड्रोकार्बन इन वाटर, है ना। वाटर में जो एल्कोहल है that is more soluble than the aldehyde, ketone and hydrocarbon of the comparable molecular mass। तो रीज़न क्या है कि एल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये है एल्कोहल, ठीक है, और ये है वाटर, ठीक। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे दूसरा हम वाटर ले लेते हैं तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे फैला हुआ रहेगा। समझ में आता है बात, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसकी वजह से एल्कोहल विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगर हम सेम मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन ले लें, एल्डिहाइड ले लें, कीटोन ले लें, तो एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए CH3 CH2OH, और एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, ये ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो इथाइल एल्कोहल विल बी मोर सॉल्युबल देन द एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड के अलावा कीटोन भी ले लेंगे तो कीटोन से भी ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल देन द एल्डिहाइड, कीटोन एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है गाइस। अब इसमें ये तो कंपैरिजन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अगर हम एल्कोहल के बारे में ही बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि एल्कोहल आर more soluble than aldehyde, ketones and hydrocarbon of comparable molecular mass। ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि विद द इंक्रीज इन द हाइड्रोकार्बन चेन जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एल्कोहल डिक्रीजेस, है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि विथ इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन चेन solubility of alcohol in water decreases। solubility of alcohol in water decreases। तो रीज़न क्या है कि हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है दैट इज़ ऑफ द हाइड्रोफोबिक नेचर। अब वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है गाइस। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इनमें सॉल्युबिलिटी के से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हम यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि कंपैरिजन करने के लिए बोला जाएगा, है ना। आपको एग्जैक्टली कि किसका सॉल्युबिलिटी कितना है याद नहीं करना है, बस आपको थ्योरी याद रखनी है कि कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल है और कौन सा कम सॉल्युबल है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाता है कि CH3OH एंड CH3CHO विच वन विल बी मोर सॉल्युबल, या फिर और कीटोन भी दे दिया जाता है और कुछ भी दे दिया जाता है। तो कीप इन योर माइंड दिस विल बी मोर सॉल्युबल,
ठीक है। ये मोस्ट सॉल्यूबल अल्कोहल है, वाटर में सबसे ज़्यादा यही सॉल्यूबल होगा क्योंकि इसका तो साइज़ भी छोटा है हाइड्रोकार्बन चैन का और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाएगा। यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है नहीं, कीटोन में भी नहीं है, तो उस वजह से एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे दैट विल बी इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये जो होगा वो सॉल्यूबल इन वाटर। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और जैसे जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है CH3 CH2OH C4H10 H9OH C5H11OH दे दिया हुआ है। अब इनमें आपको कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है कि विच वन विल बी लेस सॉल्यूबल एंड विच वन विल बी मोर सॉल्यूबल। तो सबसे कम हाइड्रोकार्बन चेन कहाँ पे है, तो यहाँ पे, तो इट विल बी मोस्ट सॉल्यूबल एंड इट विल बी लेस सॉल्यूबल, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होगा और ये सबसे कम सॉल्यूबल होगा, ठीक है। इस तरीके से कंपैरिजन दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल समझने से पहले आप यहाँ पे समझिए कि जैसे ये एक अल्कोहल है, ठीक है, ये एक अल्कोहल है, इसमें लोन पेयर्स भी होते हैं, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक अल्कोहल है और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर्स भी होते हैं। देखिए, ये जो आपका ऑक्सीजन है, इसके पास दो प्रॉपर्टी है। पहला, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन ऑल्सो, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ये जो है इधर भी मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच भी सकता है, और दूसरा चीज़ है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसी दो रीज़न की वजह से कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से जो अल्कोहल होता है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रोफाइल के जैसा भी बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव करता है। तो ये अल्कोहल जो है दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों के जैसा ये बिहेव करता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल के जैसा जब बिहेव करता है तब क्या होता है, ठीक है। याद रखिएगा, अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। तो एक एक करके देख लेते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा तब क्या होगा और इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा तब क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा। तो सबसे पहले तो समझिए कि न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड दे आर एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज़, है ना। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से दे आर एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द
पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज वो स्पीसीज है जिनको इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होता है। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो अल्कोहल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर के फॉर्म पे भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म पे जब एक्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या होगा, कैसा रिएक्शन होगा, पहले रिएक्शन को समझिए। जैसे ये हो गया अल्कोहल, अब इसके पास 2 लोन पेयर है, ये तो हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है। अब ये ऐसा स्पीसीज जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, और जिसको इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत हो, उसको ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पास आ गया, ऐसा कर लेते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ऐसा कर देते हैं यहाँ पे, तो हो गया। अब इसमें रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे होगा RO, है ना। अब इसने अपना इसके पास एक हाइड्रोजन तो है ही, और साथ के साथ ये कार्बन पे भी अटैक कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। कार्बन के पास 3 बॉन्ड थे, ऐसा बना लेगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो क्या बोलना चाहिए, ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव चार्ज टॉलरेट नहीं कर सकता, तो यहाँ से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन से, उसको ले लेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है H+ आयन के फॉर्म पे बाहर निकल जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ROC, ठीक है, प्लस H+ जो है वो बाहर चला गया, ठीक। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको यहाँ पे समझना है ना, तो ये है, पहला चीज़ ये समझना है कि when alcohol act as न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास और ये इस पे अटैक कर रहा है, इसके पास कम है, तो जिसके पास ज़्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि when alcohol act as nucleophile, electrophile attacks on alcohol, ठीक है। इसको मैंने यहाँ अटैक कराया, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ अटैक करा दो, ऐसा, बात एक ही है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये घूम रहा है, इसको यहाँ नेगेटिव दिखा, अटैक कर दिया, सेम रिएक्शन होगा यहाँ पे। तो व्हेन अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द अल्कोहल। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आपको कि व्हेन अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, देखिए कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट रहा है ना, ठीक है। तो व्हेन अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, द बॉन्ड बिटवीन O and H इज ब्रोकन, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन O and H इज ब्रोकन एंड अल्कोहल एक्ट एज प्रोटॉन डोनेटर, मतलब एसिडिक बिहेवियर जो अल्कोहल का है वो इसी टाइप के रिएक्शन की वजह से है। जब अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, तब जाके OH बॉन्ड टूटेगा और H जो है प्लस आयन के फॉर्म पे रिलीज होगा, और जो H+ आयन रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस, उसको एसिड बोलते हैं, ठीक है। लुईस नहीं बोलते, एसिड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा कि व्हेन अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड बिटवीन OH breaks and hydrogen is released as H+ आयन, ठीक है। तो अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल,
ठीक है, कब होगा? जब एल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, तब हम इसको बोलेंगे। समझ में आता है बात? ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ले लीजिए। फिर हम इसको इरेज करते हैं। ले लिया, इरेज करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये टाइप का रिएक्शन होगा, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो। अब दूसरे टाइप का रिएक्शन देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हेन एल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा जब ये बिहेव करता है तब क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीसीज दैट हैव positive charge on them and they are searching for the species that can donate electron to them, है ना। मतलब क्या बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है और वो ऐसा स्पीसीज ढूंढते रहते हैं जो उनको इलेक्ट्रॉन दे सके। अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें तो ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग माने हम इसको E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नेगेटिव चार्ज की ओर अफेक्शनेट होगा। तो वी कैन से दैट कि दिस टाइप ऑफ स्पीसीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ओके गाइज, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज के जैसा जब बात काम करेगा तब क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले रिएक्शन लिखता हूँ कि यहाँ पे कैसे होगा, है ना, फिर उसके बाद समझ में आएगा। अब देखिए क्या होगा कि पहला पॉइंट यहाँ पे आप याद रखिए, है ना, फॉर द क्या बोलना चाहिए कि ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ पे। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ फिर समझ में आएगा। जैसे हो गया RCH2, इसमें करते हैं CH। ठीक है, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। अब इसके पास है लोन पेयर। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो हमको दिख नहीं रहा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हमको इसका प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या होगा कि ये प्रोटॉन इस पे करेगा अटैक। ठीक है, अब होगा क्या, ये बन जाएगा RCH2 और OH2। समझ में आता है ना। चलिए इसको ऐसा लिख देता हूँ, ये हो गया H और ये हो गया H, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब दो कंडीशन है, आइदर ये सीधा सीधा यहाँ से रिलीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम प्राइमरी एल्कोहल ले रहे हैं तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा और जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी लेते हैं या फिर टर्शियरी लेते हैं तो केस अलग हो जाएगा, है ना। सेकेंडरी लेंगे तो क्या होगा, देख लेते, देखिए RCH, ये हो गया R और ये हो गया OH, है ना। अब इस पर अगर हम प्रोटोनेशन कराएं तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पे और क्या बनेगा, RCHOH+। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा ये होगा -H2O, इतना जो है वो बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन इतना लेके ये बाहर चला जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे RCHR और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इस केस में प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा जो कि लिस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इस स्टेप में आपको क्या करना है, इस स्टेप में आपको करना है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। इस प्राइमरी वाले केस में यहीं पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो होगा इस कार्बन पे।
ठीक है। इस कार्बन पे जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और बाहर चला जाएगा -H2O के फॉर्म पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RCH2 और न्यूक्लियोफाइल इससे अटैक हो गया और H2O बाहर निकल गया जी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि पहले ये H2O बाहर निकलेगा और उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, ऐसा सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में, ठीक है। क्या बन जाएगा RCHNUR। अब आप जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको जो याद रखना है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे ऐसा रख लें, ठीक है, इसको आप इधर नीचे रख लो, नीचे या ऊपर रख लो, ऐसा हाइड्रोजन रख लो, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, व्हेन अल्कोहल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल देन C बॉन्ड बिटवीन C एंड O इज ब्रोक्ड, है ना, ब्रोकन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन अल्कोहल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बिटवीन CO ब्रेक्स, ठीक है। C और O के बीच में ब्रेक्स होता है। अगर हम अदर वर्ड में बोलें तो दिस बिहेवियर ऑफ अल्कोहल लीड्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। इस बिहेवियर की वजह से क्या हो जाता है, OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। देख सकते हैं हम यहाँ पे OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जा रहा है। तो पहला पॉइंट आप इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि अल्कोहल जो है अपने आप से इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव नहीं करता है, उसको करवाना पड़ता है। तो उसको करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। और जब प्रोटोनेशन हो जाता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो ऑन द अल्कोहल फॉर द एसेन रिएक्शन प्रोटोनेशन इज इसेंशियल या रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फॉर एसेन रिएक्शन ऑन अल्कोहल protonation of alcohol is required, protonation of alcohol is required, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि एसेन रिएक्शन इन द अल्कोहल टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एडेस्ट, है ना, दैट इज भी बोल सकते हो। एसेन रिएक्शन on alcohol take place in acidic medium, ठीक है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही तो प्रोटोनेशन हो पाएगा, बाकी किसी मीडियम में तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, ठीक है, ये CO बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, ठीक। तो हम अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि अल्कोहल जो होता है वो दो टाइप का रिएक्शन देता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको इरेज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किससे दो टाइप के रिएक्शन दे सकता है। हो गया, चलिए। अभी हमने यहाँ पे दो टाइप का देखा कि अल्कोहल कौन कौन से दो टाइप का रिएक्शन दे सकता है। तो पहला रिएक्शन है ना, पहले टाइप का रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग और क्लीवेज, है ना, CLAVA, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। पहला हमने देखा जहाँ पे जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा था, उस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा था। और दूसरा रिएक्शन ऑफ
अल्कोहल इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, तो ये दो टाइप के रिएक्शन जो है अल्कोहल शो करता है। इन दोनों टाइप के रिएक्शंस के बारे में हमको आगे देखना है। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हम आगे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और बाकी अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ फ्रेंड आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, लाइक करते हैं आप तो पता चलता है कि आप देख रहे हैं और उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सिर्फ देखते हैं और बिना लाइक किए चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है, मतलब क्या डीमोटिवेशन बोलना चाहिए, डीमोटिवेट होते हैं हम और वीडियोस बनाने में अच्छा फील नहीं हो पाता। तो ठीक है, अगर हम अच्छे से फील करेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज दे पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरा बात समझ रहे होंगे और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।